हेलो बच्चों, आज जो टॉपिक हम लोग कर रहे हैं वो एसिड केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन जो चैप्टर था उसी का फर्स्ट पार्ट जो हमने लास्ट क्लास में किया था। उसमें हम लोगों ने केमिकल रिएक्शंस के बारे में समझा, उनको बैलेंस करने के बारे में सीखा। आज जो हम लोग करने वाले हैं वो होता है कि उसके अंदर हम समझेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, तो इसमें हम लोग टाइप्स के बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए, जो केमिकल रिएक्शंस है वैसे तो उनमें बहुत सारे टाइप्स होते हैं, बट अपनी सीबीएसई की रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो जो टाइप्स होंगे उसमें सबसे पहले आता है बच्चों आपका एडिशन रिएक्शन। ठीक है, सबसे पहला जो पोर्शन होगा वो आएगा एडिशन रिएक्शन। ठीक है, उसके बाद अब इनके बारे में डिटेलिंग करते हैं, पहले एक बार सारे टाइप्स ऑफ लिख लेते हैं। उसके बाद जो सेकंड टाइप आता है वो आता है डीकम्पोजिशन, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। फिर थर्ड आता है आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, नेक्स्ट वन इज डबल डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट। देन नेक्स्ट वन इज जो होगा वो आएगा आपका रेडॉक्स रिएक्शन। तो हमारे सीबीएसई के सिलेबस के हिसाब से ये जो रिएक्शंस हैं ये हमें पढ़नी है और इनके बारे में हमें नॉलेज गेन करनी है। ठीक है, तो अब इनको एक एक करके डिस्कस करते हैं। ठीक है, सबसे पहले अगर हम बात करें जो हमारी एडिशन रिएक्शन है। ठीक है, अब एडिशन रिएक्शन के अंदर क्या होगा कि यहाँ पर अगर मैं कुछ एलिमेंट्स को, जैसे सपोज करो ए और बी एक कंपाउंड है, में दो एलिमेंट्स लिए, या हो सकता है ये दो कंपाउंड हो, तो इनको जब मैंने कंबाइन किया तो इन्होंने कंबाइन करके एक प्रोडक्ट फॉर्म करा। ठीक है, ए बी। तो यहाँ पर क्या होगा कि जो रिएक्टेंट साइड होंगे वहाँ पे दो या दो से ज़्यादा चीज़ें हो सकती हैं, दो से ज़्यादा एलिमेंट्स भी हो सकते हैं, कंपाउंड भी हो सकते हैं, लेकिन जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा वो प्रोडक्ट जो होगा वो एक सिंगल प्रोडक्ट होगा। तो उस केस को हम बोलते हैं, क्या होगा, उसको हम बोलते हैं एडिशन रिएक्शन। ठीक है, अब ये जो एडिशन रिएक्शन हो रहा है तो यहाँ पे जो ये एडिशन रिएक्शन हो सकती है वो बेसिकली किस किस चीज़ में हो सकती है। देखो, या तो हम एलिमेंट की रिएक्शन एलिमेंट के साथ हुई, एलिमेंट प्लस एलिमेंट। ठीक है, अब मैं यहाँ पे इसको ई से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। दूसरा हो सकता है कि आपका कंपाउंड, कंपाउंड प्लस कंपाउंड। ठीक है, तीसरा इसमें हो सकता है बच्चों एलिमेंट्स के साथ हम किसी कंपाउंड की रिएक्शन कराएं। ठीक है, ई प्लस सी। तो यहाँ पर ये तीनों कैटेगरी, यहाँ पर ये तीनों कैटेगरी हो सकते हैं कि एलिमेंट एलिमेंट के साथ रिएक्शन कर किसी कंबाइंड हो सकता है, कंपाउंड कंपाउंड आपस में कंबाइंड हो सकते हैं, और एलिमेंट और प्लस कंपाउंड मिलके कोई नया कंपाउंड बना सकते हैं जो कि कंबाइंड फॉर्म में होगा। ठीक है, चलिए इसका एक एक एग्जाम्पल समझ लेते हैं। तो अगर हम इसकी डेफिनेशन बोलेंगे तो बोलेंगे कि यूनियन ऑफ, क्या होगी डेफिनेशन इसकी, यूनियन ऑफ टू और मोर देन टू substances to form a new substance। ठीक है, तो ये इसको हम डेफिनेशन बोल सकते हैं इसके लिए। तो यहाँ पर ये होगा, वैसे डेफिनेशन की इतनी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पे इसको हम बोलते हैं हम कॉम्बिनेशन या एडिशन रिएक्शन। ठीक है, इसको हम कॉम्बिनेशन भी बोलते हैं। ठीक है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, तो या तो इसको कॉम्बिनेशन बोल सकते हैं या एडिशन बोल सकते हैं। तो ये दोनों कैटेगरी इसमें आती हैं। अब देखो यहाँ पे अगर हम एलिमेंट की बात करेंगे कि जब हम दो एलिमेंट्स को आपस में रिएक्ट करा रहे हैं, ठीक है, तो डेफिनेशन तो ये हो गई इसकी। अब डेफिनेशन के बाद अगर मैं इसमें कुछ एग्जांपल देता हूँ, चलो ठीक है, जैसे अगर हमने एलिमेंट और एलिमेंट को ही आपस में कंबाइन कर रहे हैं, तो सपोज करो मैं N2 के साथ, तो जब हम एलिमेंट और एलिमेंट को कंबाइन करते हैं तो यहाँ पे देखेंगे N2 और इसके साथ अगर मैं H2 को मिला दूं, ठीक है, इसके साथ अगर हम H2 की रिएक्ट कराएं तो इस केस में ये जो कंपाउंड बनाएगा वो बना देगा NH3। ठीक है, ये हैबर प्रोसेस के थ्रू अमोनिया बनाने का प्रोसेस है। तो यहाँ पे मैंने नाइट्रोजन एलिमेंट है, हाइड्रोजन इसको मिक्स किया, इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 3 कर देंगे, और यहाँ पर आपका कंपाउंड जो बन गया वो हो जाएगा 2NH3। ठीक है, तो ये बैलेंस भी है। तो यहाँ पर हमने एलिमेंट के साथ एलिमेंट को रिएक्ट किया। अगर मैं इसी चीज को कंपाउंड विद कंपाउंड कराएंगे तो उस केस में हम कंसीडर कर सकते हैं, सपोज करो मैंने NH3 के साथ HCl को रिएक्ट कराया। ठीक है, तो ये बना देगा कंपाउंड आपका NH4Cl। ठीक है, ये हो गया। उसी के अलावा अगर हम यहाँ पे देखेंगे कैल्शियम ऑक्साइड के साथ अगर हम वाटर को मिक्स करा, कार्बन डाइऑक्साइड को ऐड करेंगे तो उस केस में वो CaCO3 फॉर्म करता है। तो ये आपका जो रिएक्शन हो रही है यहाँ पर कंपाउंड और कंपाउंड मिक्स होकर रिएक्ट कर रहे हैं। और सेम तरीके से अगर हम बात करें कि कंपाउंड और
एलिमेंट या एलिमेंट और कंपाउंड आपस में बॉन्ड बनाएंगे या उसके साथ रिएक्शन करेंगे। तो अगर हम देखते हैं कि कार्बन मोनोऑक्साइड की रिएक्शन मैं ऑक्सीजन के साथ कराता हूँ तो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड बन जाती है। इसको बैलेंस करेंगे तो कार्बन यहाँ पर 1 है, यहाँ पर ऑक्सीजन के 3 है, तो यहाँ पे 2 कर लीजिए और इसको भी 2 कर लीजिए। ठीक है, तो इस तरीके से हो सकता है। सिमिलरली अगर हम सल्फर डाइऑक्साइड की रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ कराते हैं तो उस केस में भी आपका SO3 बन जाता है और यहाँ पर आ जाएगा आपका 2 एंड देन इसके साथ भी यहाँ पर 2। तो इस तरीके से आपकी जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोल रहे हैं या इसको हम एडिशन भी बोल सकते हैं, तो इसमें क्या करेंगे, 2 एलिमेंट हो सकते हैं, 2 कंपाउंड हो सकते हैं, या 2 में एक एलिमेंट और एक कंपाउंड होगा और उनके साथ जो प्रोडक्ट बन रहा है वो सिंगल प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, अब ये जो पूरा प्रोसेस होता है इसमें बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व हो सकती हैं। इसमें जो चीज़ें होंगी वो चाहे तो गैस हीट की वजह से हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे जो फैक्टर इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं बच्चों, वो क्या हो सकता है, या तो हम उसको हीट करें तो हीट करने पे ये प्रोसेस हो सकता है। दूसरा, हम उसको लाइट के थ्रू कर सकते हैं। ठीक है, लाइट भी एक कॉज हो सकता है। तीसरा, इलेक्ट्रिक करंट या इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी की वजह से हो सकता है। और चौथा जो होगा वो प्रेशर की वजह से हो सकता है। ठीक है, तो ये 4 फैक्टर की वजह से आपके ये जो कम है रिएक्टेंट जो होंगे, जो कि 2 या 2 से ज़्यादा होंगे, वो कंबाइंड होके एक सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म कर देंगे। तो इस प्रोसेस को या इस पूरे मेथड को हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, अब इसमें नेक्स्ट आता है आपका डीकम्पोजिशन रिएक्शन। अब मैं इसको एक एक करके लिख लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर आता है अब आपका डीकम्पोजिशन एंड रिएक्शन। चलिए, डीकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होगा, देखो जैसे जो हमारी कॉम्बिनेशन रिएक्शन थी उसी का इसको उल्टा कर दो। वहां पे क्या था, वहां पर हमारा 2 रिएक्टेंट थे, एक प्रोडक्ट था। यहाँ पर क्या होगा, 1 रिएक्टेंट होगा और इसके जो प्रोडक्ट बनेंगे मोर देन 2 और मोर देन 2 प्रोडक्ट बनने वाले हैं। ठीक है, तो वहाँ पे ज़्यादा प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएंगे। अब जो ये डिकम्पोजिशन है वो भी जो है तीनों मेथड से, तीनों चीज़ों से हो सकती है। किसकी वजह से हो सकता है डिकम्पोजिशन, या तो हम हीट कर दें ऑब्जेक्ट चीज़ों को, कंपाउंड को, तो उससे उस टाइप की जो रिएक्शन है उसको बोलते हैं हम उसको हम बोलेंगे थर्मो डिकम्पोजिशन। या फिर हम उसको क्या करें, इलेक्ट्रिक करंट पास करा दें, इलेक्ट्रिक करंट की वजह से। ठीक है, तो उसको बोलेंगे हम इलेक्ट्रो डिकम्पोजिशन। और थर्ड हो सकता है उसको लाइट की वजह से। ठीक है, जो भी लाइट है, लाइट की वजह से, तो उस केस को हम बोलते हैं फोटो डिकम्पोजिशन। ठीक है, तो ठीक है बच्चे, बात समझ में आ रही है कि एक रिएक्टेंट होगा, जैसे अगर हमने माना रिएक्टेंट हमारा AB हुआ, अब ये ब्रेक डाउन होकर A में एंड B में ब्रेक डाउन हो गया। वो किसी भी रीजन से हो सकता है। तो रीजन क्या है, रीजन ये हो सकते हैं 3 रीजन हमारे, कि भाई या तो हम उसको हीट से कर देंगे तो वो ब्रेक होगा, करंट पास कराएंगे तो वो ब्रेक होगा, या फिर उसके अंदर लाइट पास होगी तो वो ब्रेक डाउन होगा। अब अगर मैं पहले वाले पार्ट को समझता हूँ, जैसे मैं इसको 1, यहाँ पे 2 और यहाँ पर 3 लिख देता हूँ ताकि रिएक्शन लिखने के, तो मैं 1 के लिए रिएक्शन लिख रहा हूँ। तो अगर हम यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करते हैं, कलर चेंज कर लेते हैं, अगर हम यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट को क्या करें, हीट कर दें, हीट के लिए हमने ट्राइंगल सिंबल यूज करते हैं बच्चों, तो यहाँ पर क्या बनेगा, इससे कैल्शियम ऑक्साइड बन जाएगा एंड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म हो रही है। तो कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करने पे ये फॉर्म हो गया। सिमिलर वे में अगर हम इस चीज को कंसिडर करें कि मैं लेड नाइट्रेट को PbNO3 होल ट्वाइस को अगर मैं हीट कर देता हूं, तो हीट करने पे क्या होगा, यहाँ पर ये PbO में ब्रेक डाउन हो जाएगा एंड प्लस NO2 में ब्रेक डाउन हो जाएगा एंड ऑक्सीजन में ब्रेक डाउन हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं इसको बैलेंस करने लगे तो यहाँ पर 2 लिखना पड़ेगा, यहाँ पर भी आपको 2 आ जाएगा, Pb2 हो गई, नाइट्रोजन के केस में यहाँ पे 4 और यहाँ पर कुछ नहीं। ठीक है, तो ये कंपाउंड हमारा बना। तो ये है लेड नाइट्रेट, लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। अच्छा, ये वाला जो पार्ट है ये था कैल्शियम कार्बोनेट, जो आपका मार्बल वगैरह होता है। कैल्शियम ऑक्साइड, इसको बच्चों क्विक लाइम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्विक लाइम।
ठीक है, तो ये आपका कौन सी हो गई, ये दोनों रिएक्शन जो मैंने लिखी हैं ये हो गई आपकी थर्मो डिकम्पोजिशन की वजह से। ठीक है, अब अगर इसी चीज को मैं देखूं दूसरे से कि जो हमारा इलेक्ट्रिसिटी की वजह से हो रहा है, तो इलेक्ट्रिसिटी की वजह से एक एग्जांपल लेते हैं कि अगर हम वाटर को के अंदर इलेक्ट्रिक करंट पास करा दें, ठीक है, अगर हम वाटर के अंदर वाटर और इसको इलेक्ट्रिसिटी पास करा दें, इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी, तो क्या होगा, ये हाइड्रोजन में एंड ऑक्सीजन में ब्रेक डाउन हो जाएगा। ठीक है, तो ये हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन में ब्रेक डाउन होता है, तो इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रो डिकम्पोजिशन। इसके अलावा एक एग्जांपल और ले सकते हैं, जैसे अगर हमने सोडियम क्लोराइड का मॉल्टन स्टेट ले लेते हैं, ठीक है, और उसके ऊपर इलेक्ट्रिक करंट पास कराएंगे, इलेक्ट्रिसिटी पास कराएंगे, तो उस केस में वो सोडियम के अंदर एन प्लस क्लोरीन गैस फॉर्म करेगा, तो 2Na और 2 यहाँ कर देते हैं। ठीक है, तो 2NaCl होगा। तो ये दोनों की दोनों जो रिएक्शंस आ रही हैं वो आपकी होगी इलेक्ट्रिक करंट्स पास करने की वजह से, यानी हम इसको बोलते हैं इलेक्ट्रो डिकम्पोजिशन। ठीक है, चलिए अब जो नेक्स्ट आएगा बच्चों, ये नोट कर लिया होगा आप लोगों ने, नहीं तो वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिएगा। ठीक है, अब जो नेक्स्ट वाला पार्ट आता है वो आता है फोटो डिकम्पोजिशन। तो फोटो डिकम्पोजिशन के अंदर जो थर्ड कैटेगरी हमारी है, उसके अंदर जैसे अगर मैं सिल्वर ब्रोमाइड के ऊपर सल्फर ब्रोमाइड को सनलाइट में रख देता हूँ, ठीक है, उसको मैं लाइट में एक्सपोज करता हूँ, तो उस केस में वो Ag के अंदर एंड Br2 ब्रोमीन गैस के अंदर फॉर्म करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे 2 और यहाँ पे 2 आ जाएगा। सिमिलरली AgCl सिल्वर क्लोराइड के साथ भी यही रीजन है, तो यहाँ पर भी जब हम लाइट के साथ उसको एक्सपोज करेंगे तो वो 2Ag में ब्रेक होगा एंड प्लस क्लोरीन गैस फॉर्म करेगा। तो ये दोनों रिएक्शन जो हो रही हैं ये आपकी हो गई फोटो डिकम्पोजिशन के लिए। तो डिकम्पोजिशन के लिए मैंने 3 कंडीशन बताई, या तो हम उसको हीट करेंगे, या फिर हम उसको इलेक्ट्रिक करंट प्रोवाइड करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, या फिर हम उसको लाइट के थ्रू। ठीक है, तो इन 3 प्रोसेस के थ्रू हमारा डिकम्पोजिशन होगा। डिकम्पोजिशन में एक सिंगल रिएक्टेंट होगा और उससे 2 या 2 से ज़्यादा प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएंगे, इसको हम बोलते हैं डिकम्पोजिशन। ठीक है, तो यहाँ पे ये रिएक्शंस हमें याद रखनी है, उसके हिसाब से चीज़ें होंगी। यहाँ तक बात समझ में आ गई। चलिए अब जो नेक्स्ट आता है बच्चों वो आता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। अच्छा, तुम लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में शायद डिस्प्लेसमेंट थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, पर चलिए ठीक है, मैं शुरू से बता देता हूँ। तो यहाँ पे क्या होगा, कुछ एलिमेंट्स होते हैं, वो एलिमेंट्स अपने से लोअर जो एक्टिविटी होती है, रिएक्टिविटी सीरीज बोलते हैं उसके, तो जो उनसे कम रिएक्टिव मेटल्स होते हैं उनको उनके सॉल्ट सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर देते हैं। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होगा कि हाइयर रिएक्टिव मेटल या मोर रिएक्टिव मेटल विल डिस्प्लेस लोअर लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम देयर सॉल्ट सॉल्यूशन। अब देखो यहाँ पे क्या होगा कि जो रिएक्टिविटी सीरीज है उसका हम उसका ऑर्डर बनाएं, तो सबसे पहले ऊपर आएगा पोटेशियम, फिर आता है आपका सोडियम, फिर आएगा कैल्शियम, देन मैग्नीशियम, देन एल्यूमिनियम, उसके बाद आएगा बच्चों जिंक, जिंक के बाद आयरन, आयरन के बाद आता है आपका निकल, निकल के बाद आपका टिन होता है, वैसे इतना जरूरत नहीं पड़ती, फिर टिन के बाद अगर हम लेड ले लें फिर हाइड्रोजन आ जाएगा, हाइड्रोजन वैसे एक्सेप्शन में आता है पर ठीक है, उसके बाद आपका कॉपर, ठीक है, कॉपर के बाद सिल्वर, सिल्वर के बाद जो आएगा वो आएगा गोल्ड, एंड उसके बाद हम कंसीडर करेंगे पीटी। तो जो हमारी रिएक्टिविटी है वो ऊपर से नीचे की तरफ जो होगी वो डिक्रीज हो रही है, मतलब सबसे ज़्यादा हाईली रिएक्टिव मेटल ये होगा और लीस्ट रिएक्टिव मेटल ये होता है। ठीक है, तो अब इसमें जो भी हम लोग कंपाउंड ले रहे हैं तो उसके अंदर क्या होगा, जो हाईली रिएक्टिव है वो लोअर रिएक्टिव को, उसके कंस्टिट्यूएंट को, उसको जो है वो उसमें से डिस्ट्रीब्यूट कर देगा, उसको डिस्प्लेस कर देगा वहाँ से और सेपरेट आउट करके उसको अलग कर देगा। ठीक है, तो यहाँ पे लेस रिएक्टिव मेटल जो होगा वो डिस्प्लेस होगा और जो मोर रिएक्टिव होगा वो उस रिएक्शन को में से उसको डिस्प्लेस करेगा। जैसे अगर हम एक एग्जांपल लेते हैं कि भाई आयरन है, आयरन को अगर हम कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्ट कराएंगे तो क्या होगा, इससे जो होगा, अब देखो आयरन क्या है, आयरन की पोजीशन ये रही और कॉपर की पोजीशन कहाँ है, यहाँ पर। ठीक है, तो आयरन कॉपर से बहुत ऊपर है, तो मतलब आयरन ज़्यादा रिएक्टिव है, तो अब ये क्या करेगा, आयरन जो होगा कॉपर सल्फेट में से कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा और वो सेपरेट हो जाएगा और कॉपर सल्फेट के साथ वो खुद बॉन्डिंग बना के बैठ जाएगा, तो यहाँ पर आयरन सल्फेट बन गया और कॉपर बन गया। ठीक है, तो ये आ गई आपकी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन।
सेम तरीके से अगर हम इसमें जिंक को यूज करें, ठीक है, जिंक को यूज कर लें कॉपर सल्फेट के साथ, तो वो भी इसी तरीके की रिएक्शन प्रोड्यूस करेगा और वो बना देगा जिंक सल्फेट, देन कॉपर फिर से यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके की जो रिएक्शंस हो रही हैं जिसके अंदर हाईली रिएक्टिव मेटल या मोर रिएक्टिव मेटल लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर रहा है, तो वो होता है आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, अच्छा ये नॉर्मली हम लोगों को जो पढ़ना है वो मेटल के केस में पढ़ना है, इवन ये नॉन मेटल में भी होता है। जो मोर नॉन मेटल रिएक्टिव नॉन मेटल हैं वो लेस रिएक्टिव को डिस्प्लेस कर देते हैं, बट अपने को मेटल के केस में पढ़ना है, तो यहाँ पर चीज़ें उस हिसाब से चलनी है। तो अपने को इस प्रोसेस को करने के लिए ये जो पूरी रिएक्टिविटी सीरीज है इसमें से इसको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि तभी आपको मालूम पड़ेगा कि ये रिएक्शन होगी भी या नहीं होगी। तो उस केस में आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है, अब जैसे अगर हम एक चीज़ और रिएक्शन ले लेते हैं, कौन सी रिएक्शन, चलो लेड वाली ले लेते हैं एक रिएक्शन। लेड को अगर हमने रिएक्ट कराया किसके साथ, कॉपर क्लोराइड के साथ, CuCl2। अब देखो हर बार क्या हो रहा है, जो कॉपर है वो बहुत नीचे है, उससे नीचे बस सिल्वर गोल्ड एंड प्लेटिनम ही आता है, तो मोस्ट ऑफ द मेटल जो होंगे वो इसको डिस्प्लेस करेंगे और इसकी वजह से यहाँ पर जो बन जाएगा वो बन जाएगा बच्चों PbCl2 प्लस यहाँ पर क्या बचा, कॉपर बच गया। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रही है और इसके जो है वो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के थ्रू चीजें हो पा रही हैं, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। ठीक है, अगर इसी रिएक्शन को मैं बोलूँ कि यहाँ पर ऐसे लिखूँ कॉपर एंड प्लस FeSO4, तो क्या होगा, क्या डिस्प्लेसमेंट होगा। अब देखो कॉपर क्या है, नीचे है, आयरन ऊपर है। ठीक है, तो पोजीशन ऊपर नीचे हो गई, यानी लेस रिएक्टिव नीचे है और मोर रिएक्टिव ऊपर है, तो अब ये इसको डिस्प्लेस नहीं करेगा, तो इस केस में हम यहाँ पर लिखेंगे नो रिएक्शन, तो इस केस में कोई रिएक्शन ही नहीं होगी। ठीक है, तो अगर हमने आयरन सल्फेट के सॉल्यूशन में कॉपर को डाला तो कोई रिएक्शन नहीं होगी, वो उसको एज इट इज रखेगा। ठीक है, तो ये होता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। चलिए फिर नेक्स्ट आता है आपका डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन सेम है जैसे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन थी। डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होगा, 2 बार डिस्प्लेसमेंट होगा। ठीक है, व्हेन द डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो 2 बार होगा, तो उसमें जो रेडिकल्स हैं, जो हमारे आयंस फॉर्म हो रहे हैं, वो एक दूसरे को मतलब रिप्लेसमेंट चल रहा है उनका एक दूसरे के साथ, तो उसमें 2 बार डिस्प्लेसमेंट होगा, बाकी जो प्रोसेस होगा वो वही रहेगा। अब देखो जैसे अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि सोडियम क्लोराइड के साथ हमने AgNO3 को रिएक्ट करा दिया, तो क्या बनने वाला है। अब इस दोनों में सोडियम ज़्यादा रिएक्टिव है या Ag ज़्यादा रिएक्टिव है, आई मेरे हिसाब से सोडियम ज़्यादा है। ठीक है, तो सोडियम क्या करेगा, इस Ag को हटाएगा यहाँ से और क्या कंपाउंड बना देगा, NaNO3। ठीक है, अब यहाँ सर एक यहाँ से तो ये Ag फ्री हो गया और इधर से ये क्लोरीन फ्री था, तो ये दोनों आपस में कंबाइंड होकर AgCl बना देंगे। बेसिकली ये एक प्रेसिपिटेट फॉर्म करता है, तो इस केस में ये दोनों आपस में रिएक्शन कर रहे हैं। तो फर्स्ट नंबर पे तो ये डिस्प्लेस करेगा, सेकंड नंबर पे ये इसके साथ रिएक्ट कर रहा है, तो दोनों बार डिस्प्लेसमेंट होगा, तो इसको हम बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसको हम बोलेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, सेम तरीके से अगर हम यहाँ दूसरी रिएक्शन कंसीडर करें, जैसे अगर मैं BaCl2 लेता हूँ और BaCl2 के साथ Na2SO4 को रिएक्ट करा दें, तो क्या बनने वाला है, इसके साथ जो बनेगा वो बनेगा बेरियम सल्फेट BaSO4। कौन हटाएगा, Na जो है बेरियम है और सोडियम है। ठीक है, तो कौन किसको डिस्प्लेस करेगा, Na जो है वो Ba को डिस्प्लेस कर देगा, तो उसके साथ वो बना देगा NaCl और बचेगा बेरियम एंड इधर सल्फेट, तो वो आपस में मिलकर बेरियम सल्फेट फॉर्म कर देंगे, जो कि ये एक प्रेसिपिटेट होगा। तो इस केस को हम बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। चलिए नेक्स्ट आता है इस केस में आपका रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, देखो रेडॉक्स जो वर्ड बना हुआ है वो 2 शब्दों को मिला के बना हुआ है, एक होता है आपका रिडक्शन और दूसरा होता है ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन 2 वर्ड को अगर हम कंबाइन करा दें तो उसके वजह से रेडॉक्स वर्ड बन के आया। रेड इससे आएगा और ऑक्स इससे आएगा। ठीक है, रेड फॉर रिडक्शन, ऑक्स फॉर ऑक्सीडेशन। तो मतलब ऐसी रिएक्शंस जहां पर
रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन दोनों साथ साथ हो रहे हैं तो उस रिएक्शन को हम बोलेंगे रेडॉक्स रिएक्शन। अब रिडक्शन क्या होता है, देखो रिडक्शन का मतलब होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, ठीक है। सेकंड होगा रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, ठीक। आगे सेम वे में जो ऑक्सीडेशन है उसमें क्या होगा, एडिशन जो होगा, ऐड क्या हो रही है, वो तो हो गई ऑक्सीजन, और रिमूव क्या होगा, वहां पर हाइड्रोजन रिमूव होगी। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन, मतलब रिडक्शन भी हो रहा है एंड ऑक्सीडेशन, दोनों चीजें एक साथ हो रही हैं। अब अगर हम इसमें कुछ कुछ एग्जांपल्स के थ्रू समझने की कोशिश करें, जैसे हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। तो अगर मैं कार्बन के साथ ऑक्सीजन को ऐड करूं, मतलब कार्बन को ऑक्सीजन के साथ बर्न करेंगे तो वो क्या होगा, ऑक्सीडाइज हुआ और उसने CO2 बना दिया, ठीक है। तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो गया। अच्छा, इसमें एक चीज और आती है कि हम यहाँ पे एक वर्ड और लिख सकते हैं, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो हमारे जो कंपाउंड होगा उसके अंदर जो है वो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन भी करेगा। सिमिलरली अगर हम इसमें से हाइड्रोजन को रिमूव कर दें, ठीक, तो जैसे हमारे पास एक कंपाउंड था H2S, अब इसको जब हमने किया तो इसमें से H2 अलग हो गया और S अलग हो गया, तो हाइड्रोजन सल्फाइड जो है वो क्या हुआ, ऑक्सीडाइज होके हाइड्रोजन एंड सल्फर में ब्रेक डाउन हो गया। तो इस तरीके से ये हो गई आपकी ऑक्सीडेशन रिएक्शन। सेम वे में जब हम रिडक्शन की बात कर रहे हैं तो H2 के साथ अगर हमने S को ऐड किया, क्या होना चाहिए, हाइड्रोजन ऐड होनी चाहिए, तो यहाँ पर ये कंपाउंड बन जाएगा H2S, ठीक है। बात समझ में आ रही है, ठीक है। हाइड्रोजन को सल्फर के साथ ऐड किया तो यहाँ पर H2S बन गया। सिमिलर वे में अगर हमने क्लोरीन के साथ H2S को ऐड किया तो ये बन जाएगा 2HCl एंड प्लस सल्फर। तो क्लोरीन क्या होगा, क्लोरीन का हो गया रिडक्शन क्योंकि उसके साथ हाइड्रोजन ऐड हो गई, और सल्फर का क्या हो गया, वो हो जाएगा सेपरेशन, तो उसमें से हाइड्रोजन सेपरेट हो गई। तो अगर मैं इस रिएक्शन को देखूं तो ये वाला पार्ट तो हो रहा है बच्चों रिड्यूस, और ये वाला पार्ट जो हो रहा है वो हो रहा है ऑक्सीडाइज, और ये जो पूरी ओवरऑल रिएक्शन है इसको हम बोल देते हैं कि ये है रेडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। तो यहाँ पर दोनों चीजें साथ साथ हो रही हैं तो उस केस को हम बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। बात समझ में आ गई होगी आप लोगों को। चलिए अब इसमें कुछ एग्जांपल्स और देखते हैं। जैसे अगर मेरे पास एक रिएक्शन है, जैसे हम बात करते हैं कि Mg, और उसको हमने मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट किया, आपने फर्स्ट चैप्टर के पहले वाले पेज पे देखा हुआ NCERT के, तो वहां पर क्या हो रहा है, तो उसमें MgO बना, ठीक है, MgO कंपाउंड बन गया, और जो हीट वेट जो बनेगी वो उसको हम नहीं लिख रहे हैं यहाँ पे, छोड़ो उसको अभी, ठीक है। तो अब तुम देखोगे कि मैग्नीशियम के साथ क्या हुआ, ऑक्सीजन ऐड हो गई, मैग्नीशियम के साथ ऑक्सीजन ऐड हो गई। तो इसके साथ क्या हो रहा है, मैग्नीशियम के साथ ऑक्सीजन ऐड होने का मतलब, तो इसका तो हो गया ऑक्सीडेशन, ठीक है। और सेकंड केस में ऑक्सीजन जो हो रही है वो क्योंकि इसके साथ अलग से सेपरेट चल रहा है, तो इसके केस में, वैसे तो इसमें हम थोड़ा ये रूल लगा नहीं पाएंगे, थोड़ा सा इसमें कॉम्प्लिकेशन है, तो एक काम करें, थोड़ी सिंपल इक्वेशन ले लेते हैं जहाँ पर हमें ठीक है। तो यहाँ पर क्या करना है, हमें अगर एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे मैंने बोला कॉपर ऑक्साइड को हमने हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कराया, तो उसके केस में जो बनता है वो बनता है कॉपर एंड प्लस H2O बन जाएगा बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे कॉपर ऑक्साइड है, अब कॉपर ऑक्साइड किस में कन्वर्ट हो रहा है, कॉपर ऑक्साइड में से ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है, तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन क्या होता था, रिडक्शन होता था। तो इस वाले पार्ट का तो हो गया रिडक्शन, ये वाला पार्ट रिड्यूस हुआ है तो इसका हो गया रिडक्शन। अब हाइड्रोजन के साथ क्या हो गया, हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन ऐड हो गई, तो इस वाले पार्ट को हम बोलेंगे ऑक्सीडेशन, ठीक है। और इस पूरी रिएक्शन को हम बोलेंगे रेडॉक्स रिएक्शन, क्योंकि दोनों चीजें एक साथ हो रही हैं, तो इस केस को हम बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर एक चीज और आती है जो हम लोगों को समझनी है कि जब भी हमारी रेडॉक्स रिएक्शन होगी, तो जैसे मैंने बोला रिडक्शन, तो यहाँ पे जैसे मैंने इसमें तो लिख दिया था कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, और अगर किसी केस में यहाँ पर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, तो उस केस में वो रिडक्शन होता है, ठीक है। जैसे अगर मैं इसी के साथ समझने की कोशिश करें, तो अगर मैं कॉपर को ब्रेक करूं तो कॉपर क्या होगा, 2 प्लस हो रहा है,
ऑक्सीजन क्या हो जाएगा, इसको मैंने ब्रेक किया तो 2 माइनस हो जाएगा, प्लस यहाँ पर जो H2 है इसके ऊपर कोई नंबर नहीं है, 0 नंबर लेके बैठा है क्योंकि ये सिंपल कंपाउंड बन के बैठा है। इधर साइड में जब ये कॉपर पे पहुंचेंगे तो यहाँ पे चार्ज कितना आएगा, क्योंकि न्यूट्रल है तो यहाँ पे 0 चार्ज हो गया। और हाई वाटर के साथ में H के ऊपर जो चार्ज आएगा वो प्लस आ जाएगा, ऑक्सीजन के ऊपर जो चार्ज आएगा वो 2 माइनस आ जाएगा। तो यहाँ पर कॉपर के ऊपर 2 प्लस था, और जब वो कॉपर इधर पहुंचा तो क्या हुआ, 2 प्लस मतलब यानी कि उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा था, नेगेटिव चार्ज कम था। तो इसने क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए और न्यूट्रल कर लिया ताकि ये कॉपर बन जाए। तो यहाँ पर क्या हुआ, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन मैंने क्या बताया था, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है बच्चों रिडक्शन। तो ये वाला पार्ट हो गया आपका रिडक्शन, ठीक है। सिमिलरली जब हम हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं यहाँ से यहाँ तक, तो हाइड्रोजन के पास यहाँ पर 0 चार्ज था लेकिन यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज हो गया, तो यानी कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस की इलेक्ट्रॉन को, तो वो हो जाएगा आपका ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो इस तरीके से हम इन चीज़ों को समझ सकते हैं कि जहाँ पर ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन किस तरीके से प्रोसेस कर रहा है। चलिए मैं एक एग्जांपल और देता हूँ ताकि और क्लियरिटी आ जाए, पहले इसको इरेज कर लेते हैं। चलिए समझिए, जैसे कि अब देखो मैं एक रिएक्शन लिख रहा हूँ कि मैग्नीशियम है हमारे पास प्लस O2 है, इसकी रिएक्शन जब हम करा रहे हैं तो उससे बन जाएगा आपका MgO, 2Mg प्लस O2, ठीक है। यहाँ पर भी 2 कर लेते हैं। अब देखो सबसे पहले तो ये समझो कि मैग्नीशियम ने ऑक्सीजन को गेन किया, तो इसका हम लोग ना सीधा सीधा देख लिया कि यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है। अगर मैं इनको वैलेंसी वाइज इनके जो देखूँ उनके ऊपर कितना चार्ज है, तो इसकी वैलेंसी तो 0 हो गई, इवन मैं बोलूँगा इसकी भी 0 ही है क्योंकि ये सिंगल एटम का कंपाउंड बना हुआ है, मतलब 2 एटम यूज़ करके मॉलिक्यूल बना हुआ है। यहाँ पर Mg की जो वैलेंसी होगी वो 2 प्लस हो जाएगी, +2, और ऑक्सीजन की -2 हो जाएगी। तो यहाँ पर Mg जो है वो 0 चार्ज लेने के बाद और +2 में पहुँचा, मतलब क्या हुआ इसके अंदर, +2 में, 0 से +2 पे पहुँचा मतलब इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है, तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और इस वाले केस में अगर हम ऑक्सीजन को देखेंगे तो ऑक्सीजन जो है वो क्या कर रहा है, वो गेन कर रहा है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो इसके केस में ये होगा आपका रिडक्शन, ये होता है रिडक्शन, और ये होता है आपका ऑक्सीडेशन। तो इस तरीके से आप रिएक्शन को फाइंड आउट कर सकते हैं कि कौन रिड्यूस हो रहा है और कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है, इस चीज़ों को हम लोग फाइंड कर, ठीक है। जैसे एक रिएक्शन और देख लो बच्चों, एक एग्जाम्पल, कॉपर सल्फेट है, इसके साथ हमने आयरन की रिएक्शन कराई, अभी लिखी थी ये वाली रिएक्शन, तो ये बन जाएगा FeSO4 एंड प्लस क्या बना, कॉपर बन गया। तो अब कॉपर के ऊपर यहाँ पे वैलेंसी कितनी है, +2, सल्फेट एक पूरा रेडिकल होगा तो इसको मैं -2 कंसीडर कर रहा हूँ, इसके ऊपर 0, आयरन के ऊपर यहाँ पर कितनी हो गई बच्चों, +2, और यहाँ पर ये हो गया आपका -2 एज इट इज रहेगा, कॉपर पे यहाँ पे 0। अब कॉपर कन्वर्ट हुआ इसमें, +2 से 0 बना यानी गेन किया, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और आयरन जो हुआ वो इसमें कन्वर्ट हुआ यानी 0 से क्या, या +2 आ गया, लॉस किया इलेक्ट्रॉन का, ठीक है। तो लॉस इलेक्ट्रॉन एंड गेन इलेक्ट्रॉन, तो जिसमें गेन हो रहा होता है वो क्या होता है, जिसमें गेन होता है कॉपर सल्फेट, क्या हो रहा है इसके अंदर, कॉपर सल्फेट का अंदर रिडक्शन हो रहा है, और जिसके अंदर लॉस होता है उसका अंदर होता है ऑक्सीडेशन। तो इस तरीके से हम इस चीज़ों को समझ सकते हैं, ठीक है। तो ये ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन वाला पार्ट आ रहा है। चलिए ठीक है, तो इस वाले वीडियो में अभी हम इतना ही रखते हैं इस टाइप ऑफ रिएक्शन के साथ। इसको आप NCERT से पढ़िए, जो चीज़ों में डाउट आ रहा है आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के भेजिए। फिर इसके बाद छोटे छोटे 2-3 टॉपिक बचे हुए हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे, तो उसको मैं नेक्स्ट लेक्चर में डालता हूँ। तब तक के लिए चलिए बच्चों, थैंक यू।